श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डीवाइन मेरे हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीषा जी। डॉक्टर मनीषा जी सर्वाइकल कैंसर के ऊपर काम कर रही हैं और एक मिशन के रूप में इसको लेकर चल रही हैं। तो हम जानना चाहेंगे आखिर ये सर्वाइकल कैंसर है क्या और देश और दुनिया में इसकी स्थिति क्या है और इसके बचाव के क्या तरीके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मनीषा जी। और मैं पूछना चाहूँगा कि सर्वाइकल कैंसर की आप बात कर रही हैं, इसके लेकर मुहिम भी चला रही हैं और आप चाहते हैं कि नई आने वाली पीढ़ी इससे बचे, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। धन्यवाद, नमस्कार। सर्वाइकल कैंसर एक बहुत बुरी बीमारी है जो भारत में लगभग 1.25 लाख महिलाओं को हर साल होती है। इसमें लगभग 70,000 महिलाओं की मृत्यु हर साल होती है। ये आप समझिए कि हर 7-8 मिनट में एक महिला सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त होती है और डेली लगभग 200 महिलाएं की डेथ इससे होती है और जो बचती भी हैं उनका भी जीवन बड़ा ही शोकपूर्ण हो जाता है। कई उनको सर्जरी ऑपरेशन कराने पड़ते हैं और लंबा इलाज कराना पड़ता है। तो उसका पता कैसे चलेगा? सर्वाइकल कैंसर का पता अर्ली स्टेज में नहीं चल पाता, जब ये फैल जाता है तभी इसका पता चल पाता है। और ये कैंसर ऐसा कैंसर है जो बढ़ता ही जा रहा है। महिलाओं की मृत्यु जो प्रेगनेंसी में डिलीवरी के समय होती है उससे कई गुना ज़्यादा मृत्यु सर्वाइकल कैंसर से होती है। और दुख की बात है कि इस पर कोई बात नहीं होती है अभी तक। लेकिन अब भारत की सरकार ने 2020 में सर्वाइकल कैंसर मुक्त भारत योजना लागू की है और WHO ने भी सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए एक मिशन दिया है, भारत को गोल दिया है 2030 तक 90%, 70%, 90% का। इसे 2030 तक लागू करना है। नहीं किया तो फिर ये मृत्यु दर 2030 तक 50% और बढ़ जाएगी। तो इसका बचाव के तरीके क्या है? क्या इसकी कोई वैक्सीनेशन है? जी, सर्वाइकल कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस नाम के वायरस से होता है। इसकी वैक्सीन अब मार्केट में उपलब्ध है। अब 4 महीने से भारतीय वैक्सीन भी आ गई है जो सस्ती है इम्पोर्टेड वैक्सीन के तुलना में। तो इसके बचाव के 2 तरीके हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन, मतलब इसका इन्फेक्शन होने से पहले ही बचाव, और दूसरा सेकेंडरी प्रिवेंशन, इन्फेक्शन हो गया लेकिन फिर भी ये प्री कैंसरस स्टेज यानी कैंसर से पहले वाली स्टेज में लंबे समय तक रहता है। उस समय अगर महिला की जांच हो जाए तब पता चल जाए तो बहुत ही आसानी से इससे छुटकारा मिल सकता है, इसकी बढ़ना रोका जा सकता है। तो जो वैक्सीनेशन है, क्या वो जो आम आदमी है, जो गरीब लोग हैं, क्या वो उसको बेयर कर सकते हैं? नहीं कर पाते तो उसका क्या तरीका है? ये सरकार धीरे धीरे करेंगी योजना, क्योंकि अभी वैक्सीनेशन की कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन जो NGOs हैं और जो लोग हैं जो कर सकते हैं वो उनको जरूर ही इसमें आगे बढ़ना चाहिए और वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को देना। मुझे पता चला कि आप गायनी एसोसिएशन के माध्यम से भी स्कूल कॉलेजों में जा रही हैं, मोटिवेट कर रही हैं और वैक्सीनेशन भी उपलब्ध कराई जो बच्चे बेयर नहीं कर पाते। तो ऐसा कुछ कर पा रहे हैं क्या? जी, हम स्कूलों में जाके अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं। कई स्कूलों में यहाँ पे गए हैं जिससे उन्हें पता चले, पहले तो पता ही नहीं है। और जो भी हम अपनी सहायता कर सकते हैं वैक्सीनेशन देने में, गरीब बच्चों को हम मुफ्त वैक्सीनेशन भी उपलब्ध करा पा रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत अच्छा मिशन है ये और हमारी तरफ से डीवाइन मेरे हिंदी चैनल की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस तरह की जागरूकता अगर बढ़ेगी तो निश्चित रूप से हम इस महामारी से, इस बीमारी से बच सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि अभी आप स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा से सर्वाइकल कैंसर के खतरों और उसके समाधान की चर्चा देख रहे थे। निश्चित ही रोग का समय से पता लगाना और उसका समय रहते उपचार करना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे लंबी सुरंग बनकर तैयार हो गई है। इस सुरंग का उपयोग करके भारतीय सैनिक चीन सीमा पर अब जल्दी पहुंच सकेंगे। इस सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन ने किया है। दोहरी लेन की इस सुरंग को 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। मराठा आंदोलन पर महाराष्ट्र सरकार झुकती नजर आ रही है। मराठा आंदोलनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज के लिए उप मुख्यमंत्री
देवेंद्र फडणवीस ने आंदोलनकारियों से माफ़ी मांगी है। उन्होंने कहा कि पुलिस को लाठीचार्ज का आदेश नहीं दिया गया था। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मामले को लेकर एक टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे भी शामिल किए गए हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया में दिल्ली समेत विभिन्न राज्यों में लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर अभी तक धुंध नहीं छटी है। फिर भी चुनावी तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के लिए अपने कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए हैं, जो पार्टी के पुनर्गठन में मदद करेंगे। उत्तराखंड के बागेश्वर उपचुनाव में 18,96,000 रुपये की 3350 लीटर शराब जब्त करने के साथ ही 3,58,000 की चरस, 11 किलो 55 ग्राम चांदी व 1,83,000 रुपये नकद जब्त किए गए हैं, जिस बाबत 11 FIR भी दर्ज की गई है। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर प्राप्त 240 शिकायतों में से 217 शिकायतें सही पाई गई। उत्तराखंड में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 34,230 सीटों के लिए 25,325 आवेदन ही RTI पोर्टल पर प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 20,834 आवेदन सही पाए गए। पहली लॉटरी में 17,065 बच्चों को स्कूल आवंटित करने के साथ ही रिक्त 17,165 सीटों के लिए दूसरी लॉटरी प्रक्रिया कल पूरी कर रिक्त सीटों को भरा जाएगा। हापुड़ में वकीलों के साथ हुई पुलिस बर्बरता के विरोध में बार एसोसिएशन देहरादून से जुड़े वकील 5 सितंबर यानी कल हड़ताल पर रहेंगे। इस हड़ताल में रजिस्ट्री घपलों में वकीलों के उत्पीड़न का मुद्दा भी शामिल किया गया है। किसानों ने आपदा राहत के नाम पर सरकार द्वारा किसानों को मामूली राहत रकम देने का विरोध करते हुए आज SDM आवास के निकट विरोध प्रदर्शन कर धरना दिया। भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान मोर्चा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसान मोर्चा के किसान भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। देखिए इस धरने प्रदर्शन की एक झलक। योजना है, उस मनरेगा योजना का कोई उपयोग नहीं है इस देश के अंदर। 1 लाख करोड़ रुपए बजट में व्यवस्था है। 23-24 फाइनेंशियल ईयर के यूनियन बजट में मनरेगा पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किया जाता है। मैं भारतीय किसान यूनियन वर्मा के माध्यम से, उत्तराखंड मोर्चा के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मनरेगा योजना से इस देश के किसानों को निःशुल्क मजदूर उपलब्ध कराए जाए। और साथियों, इस देश के अंदर सबसे महत्वपूर्ण फसल है गन्ने की। विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में आप लोग गन्ना पैदा करते हैं, तो गन्ने का कम से कम गन्ने का मूल्य 600 रुपए क्विंटल घोषित होना चाहिए। मैं एक उदाहरण आप लोगों को देना चाहता हूं। सन 1967 में चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे। उस समय गन्ने का रेट था 12 रुपए 10 पैसे क्विंटल और प्राइमरी स्कूल के अध्यापक की नौकरी होती थी 70 रुपए महीना। जो बाबू होते हैं, गन्ना सुपरवाइजर होते हैं, लेखपाल होते हैं, उनकी तनख्वाह होती थी 58 रुपए प्रति माह, जो आज 1,000 गुना बढ़कर 70,000 1 लाख तक है। तो केंद्र सरकार को समझना चाहिए, प्रदेश सरकारों को समझना चाहिए कि उस हिसाब से तो गन्ने का रेट 12,100 रुपए क्विंटल बैठता है। और 1967 से आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से महंगाई बढ़ी है। यदि मूल्य सूचकांक के आधार से भी देखा जाए तो हजारों में गन्ने का रेट होना चाहिए, 1,000 रुपए क्विंटल। लेकिन हम लोग तो कह रहे हैं कि 600 रुपए क्विंटल गन्ने का रेट होना चाहिए, जो 100% जायज है।